हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पाठ 275। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों प्रश्नों पर। प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। क्या है प्रश्न? साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। देखें प्रश्न की व्याख्या। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह पंक्ति हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई है। ठीक है, तो ये पंक्ति ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देना जरा। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। ठीक है, ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? तो ध्यान दें, ऑप्शन ए कुंभन दास जी की। कुंभन दास की पंक्तियां हैं, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर, कुंभन दास। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। कुंभन दास अष्टछाप के एक कवि हैं। ठीक है, तो अष्टछाप के 8 कवियों में से एक कवि हैं कुंभन दास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किंवदंती है कि एक बार अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा के पास पड़ता है, यूपी में। ठीक है, ध्यान रखें। तो किंवदंती है दोस्तों कि एक बार अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। सम्राट की भेजी हुई सवारी पर ना जाकर ये पैदल ही गए थे। ठीक है, तो सम्राट ने इनके लिए सवारी भेजी थी, तो वह उस सवारी का इस्तेमाल ना करके स्वयं पैदल ही चले गए। और जब सम्राट ने इनका कुछ गायन सुनने की इच्छा प्रकट की तो इन्होंने उपर्युक्त पंक्तियां सुनाई। इस पर अकबर ने प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहा, यानी जो पंक्तियां थी वे सुनाई और पंक्तियों से अकबर जी इतने खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो उन्होंने सबसे पहले यह इच्छा प्रकट की कि भविष्य में मुझे सीकरी ना बुलाया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे भविष्य में सीकरी ना बुलाया जाए। ठीक है, तो एक तरह से सीधी सीधी मना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, उस समय मुगल काल की बात हो रही है, ये अकबर के समय की। ठीक है, तो एक बार पंक्तियां फिर से सुन लेंगे। क्या थी पंक्ति कुंभन दास जी की? भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। ठीक है, तो ये कुंभन दास जी की पंक्तियां हैं, ध्यान रखेंगे। और इस पंक्ति से कौन खुश हो गए थे? अकबर जी। ठीक है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, गौर करें। रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र दिनकर की कृति है, पहली बात। और यह कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। ध्यान रखेंगे, कुरुक्षेत्र। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दे दोस्तों, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित विचारात्मक काव्य है। कैसा काव्य? विचारात्मक काव्य। इसमें भीष्म पितामह तथा धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद हैं। ठीक है, भीष्म पितामह तथा धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद हैं। इस रचना में महाभारत यानी
कुरुक्षेत्र के भीषण नरसंहार। इस रचना में महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कहा जाता है कि आज भी कुरुक्षेत्र की माटी का रंग लाल है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दें, इस रचना में यानी कुरुक्षेत्र रचना में महाभारत के भीषण नरसंहार के बाद युधिष्ठिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि अपने अहंकार और अपमान के प्रतिशोध में आकर हम युद्ध में लिप्त न होते तो नरसंहार बचाया जा सकता था। क्या कहते हैं युधिष्ठिर? वे कहते हैं कि यदि हम अपने अहंकार और अपमान के प्रतिशोध में आकर हम युद्ध में लिप्त ना होते तो इतना बड़ा जो नरसंहार हुआ है उसे बचाया जा सकता था। पर जब वे उस पश्चाताप की अभिव्यक्ति सरसैया पर पड़े नीति निपुण भीष्म पितामह से करते हैं तो उनका उत्तर होता है कि अकीर्ति और अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना ही धर्म है। ठीक है, तो जिस समय वह, ध्यान से सुनना, पश्चाताप की अभिव्यक्ति सरसैया पर पड़े नीति निपुण भीष्म पितामह से करते हैं तो उनका उत्तर होता है कि अकीर्ति और अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना ही धर्म है, फिर चाहे भले ही कितना बड़ा नरसंहार क्यों ना हो जाए। ठीक है, क्षमा भी उसे ही शोभा देती है जिसमें शक्ति हो। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, क्षमा भी उसे ही शोभा देती है जिसमें शक्ति हो। ठीक है, तो देखो कितनी बड़ी बात कही है, ध्यान रखना इसको, अच्छी पंक्ति है। ठीक, तो याद रखेंगे कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। यह एक विचारात्मक काव्य है और इसमें भीष्म पितामह तथा धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, बिहारी के दोहों की, ध्यान से सुने, बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? तो ऑप्शन सी, पद्म सिंह शर्मा जी ने। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना, कैसी चमत्कारपूर्ण तुलना, संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से की है। ठीक है, नाम याद रखें, पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन सी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान देंगे दोस्तों, पद्म सिंह शर्मा को तुलनात्मक समीक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। यह भी आपका प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें दोस्तों, पद्म सिंह शर्मा जी को तुलनात्मक समीक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, ध्यान रहे। फिर है, इन्होंने जुलाई 1907 में, कब? जुलाई 1907 में सरस्वती में, यानी सरस्वती पत्रिका में बिहारी और फारसी कवि सादी की, एक कवि थे, बिहारी तो थे ही, साथ में एक फारसी कवि थे सादी, इनकी तुलना की थी। ठीक है, किसने? पद्म सिंह शर्मा ने। किस किस की? तो एक बिहारी जी की कवि बिहारी लाल और दूसरे फारसी कवि सादी, इनकी तुलना की। इसके बाद संस्कृत और हिंदी कविता में बिंब प्रतिबिंब भाव, क्या? बिंब प्रतिबिंब भाव, भिन्न भिन्न भाषाओं में समानार्थी पद्य आदि निबंधों में वे तुलनात्मक आलोचना के कार्य को आगे बढ़ाते रहे। ठीक है, इसी क्रम में, ध्यान रहे, इसी क्रम में उनकी प्रसिद्ध कृति बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन, किसकी कृति है? पद्म सिंह शर्मा जी की कृति है बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन, प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बिहारी की तुलना, यानी कवि बिहारी लाल की तुलना संस्कृत, प्राकृत, उर्दू तथा हिंदी के कवियों से की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट व्याख्या है, एक बार फिर से सुन लें, गौर करेंगे दोस्तों।
पद्म सिंह शर्मा को तुलनात्मक समीक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने जुलाई 1907 में सरस्वती पत्रिका में बिहारी लाल और फारसी कवि सादी की तुलना की थी। ठीक है, 1907 में, ध्यान रखें, सरस्वती पत्रिका में। इसके बाद संस्कृत और हिंदी कविता में बिंब प्रतिबिंब भाव, ध्यान दें, संस्कृत और हिंदी कविता में बिंब प्रतिबिंब भाव। फिर भिन्न भिन्न भाषाओं में समानार्थी पद्य आदि निबंधों में वे तुलनात्मक आलोचना के कार्य को आगे बढ़ाते रहे। तो यहाँ पर दो निबंधों के नाम और हैं, तो ध्यान दें, तुलनात्मक निबंध हैं। पहला है संस्कृत और हिंदी कविता में बिंब प्रतिबिंब भाव, एक निबंध ये। दूसरा निबंध है भिन्न भिन्न भाषाओं में समानार्थी पद्य, ये भी एक तुलनात्मक निबंध है। किसका? पद्म सिंह शर्मा जी का। ठीक है, फिर सुने व्याख्या, ध्यान दें। इसी क्रम में उनकी प्रसिद्ध कृति बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन प्रकाशित हुई। ठीक है, जिसमें उन्होंने बिहारी की तुलना संस्कृत, प्राकृत, उर्दू तथा हिंदी के कवियों से की है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बिहारी की तुलना किससे की? संस्कृत, प्राकृत, उर्दू तथा हिंदी के कवियों से। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, भाषा की समास शक्ति। क्या है प्रश्न? भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो ऑप्शन ए, कवि बिहारी लाल ने। ठीक है, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सबसे ज्यादा जो उपयोग किया है वह किया है रस सिद्ध कवि बिहारी लाल ने। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की शब्दावली का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि सफल मुक्तकार के लिए जो कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति वांछनीय है वह बिहारी लाल में पूरी तौर से वर्तमान थी। ठीक है, पूरी तरह से वर्तमान थी। एक बार फिर से सुने, आचार्य शुक्ल जी की शब्दावली का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि सफल मुक्तकार के लिए, कैसे? सफल मुक्तकार के लिए जो कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति वांछनीय होती है वह बिहारी में यानी कवि बिहारी लाल में पूरी तरह से वर्तमान थी, यानी मौजूद थी। ठीक है, बिहारी की यह विशेषता है कि वे कल्पना के सहारे, किसके सहारे? कल्पना के सहारे बहुत से चित्रों को एक साथ उपस्थित कर भाषा की समास शक्ति के कारण दोहे जैसे छंद में उन्हें गुम्फित कर देते हैं। ठीक है, कवि बिहारी की विशेषता है कि वे कल्पना के सहारे बहुत से चित्रों को एक साथ उपस्थित कर भाषा की समास शक्ति के कारण दोहे जैसे छंद में उन्हें गुम्फित कर देते हैं। ठीक है, और कवि बिहारी लाल के दोहों के लिए भी कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है? कि देखन में छोटे लागे गाँव करे गंभीर। ठीक है ना, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। गागर में सागर भरने की बात कही जाती है बिहारी लाल के दोहे के लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, प्रश्न है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? तो ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कामायनी महाकाव्य को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा दी है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिवादी कवियों के साहित्य को दरबारी कवियों का साहित्य मानकर उसमें जो अच्छा लिखा गया था उसकी
दाद दी यानी प्रशंसा की और जो अंश चमत्कारी था उसकी कड़ी आलोचना की। ठीक है, इसी दृष्टि से उन्होंने अपने युग के नए साहित्य यानी छायावाद का नीरशीर विवेक किया। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसकी अच्छाइयों की तारीफ की। किसकी? छायावाद की। उसकी अच्छाइयों की प्रशंसा की। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास भी कहा और दूसरी ओर उसकी मधुचर्या की निंदा भी की। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। तो दोस्तों ध्यान दें फिर से व्याख्या पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है, ध्यान से सुनना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के संबंध में व्याख्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिवादी कवियों के साहित्य को दरबारी कवियों का साहित्य मानकर उसमें जो अच्छा लिखा गया था उसकी प्रशंसा की और जो अंश चमत्कारी था उसकी कड़ी आलोचना की। इसी दृष्टि से उन्होंने अपने युग के नए साहित्य छायावाद का नीरशीर विवेक किया। छायावाद का नीरशीर विवेक किया, उसकी अच्छाइयों की तारीफ की। ठीक है, कामायनी को मानवता का, जहाँ आचार्य शुक्ल ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा, वहीं दूसरी ओर उसकी मधुचर्या के चलते कामायनी की निंदा भी की। ठीक है, तो इसी वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बड़े आलोचक कहे जाते हैं। जितनी वह प्रशंसा करते हैं उससे कहीं ज्यादा वह निंदा भी करते हैं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, बड़ा आलोचक वही है जो प्रशंसा और निंदा दोनों को साथ में लेकर आलोचना करे। ठीक है, केवल गुण ही बताए और दोष ना बताए तो ये सटीक आलोचना नहीं है। गुण के साथ साथ दोष भी बताएं, वह एकदम सटीक आलोचना मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, और कोई भी इंसान है अगर किसी की भी आलोचना या उसकी कृति की आलोचना की जा रही है तो उसे अपनी गुण और अपने दोष, अपनी रचना के संबंध में जो भी गुण दोष हैं उसे स्वीकार करना चाहिए, तभी वह अच्छा लेखक भी कहलाएगा, उसकी रचना उच्च कोटि की मानी जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें और आलोचना से कभी हमें डरना भी नहीं चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, जिनकी सबसे ज्यादा आलोचना हुई है दुनिया में सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति वही हुए हैं। ठीक है, तो आलोचना से कभी मत डरना। सही है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो ऑप्शन डी, मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। ठीक है, उससे ली गई पंक्तियां हैं। क्या पंक्ति हैं? एक बार फिर से सुने तो गौर करें दोस्तों। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। ये कथन किससे लिया गया है? तो यह कथन मैला आंचल रचना से लिया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, प्रस्तुत कथन फणीश्वर नाथ रेणु जी के मैला आंचल उपन्यास से लिया गया है और यह एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, इस कथन का संदर्भ डॉक्टर प्रशांत के जाति के बारे में लोगों की जिज्ञासा है। ठीक है, यानी एक पात्र हैं उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत, उनकी जाति क्या है इस बात को लेकर उपन्यास में लोगों के मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, उसके चलते यह पंक्ति कही गई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। मैला आंचल उपन्यास किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। अगला प्रश्न है, गौर करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो ऑप्शन बी, केशव दास को। कवि केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
कठिन काव्य का प्रेत कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, केशव दास की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है। उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, उनकी कविता की क्लिष्टता के विषय में यह उक्ति प्रायः कही जाती है। क्या? तो केशव दास जी की कविता की क्लिष्टता को देखते हुए यह पंक्ति कही जाती है कि कवि को देन न चाहे विदाई, कवि को देन न चाही विदाई, पूछे केशव की कविताई, पूछे केशव की कविताई। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन ले व्याख्या को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। केशव की कविता, केशव दास हैं रीतिकालीन कवि। ठीक है, जिनकी कविता में अलंकरण के चलते, चमत्कार प्रदर्शन के चलते एवं पांडित्य प्रदर्शन के चलते, ठीक है, उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उन्हें क्या कहा? कठिन काव्य का प्रेत कहा। उनकी कविता की क्लिष्टता के विषय में यह उक्ति प्रायः कही जाती है। क्या? कवि को देन ना चाही विदाई, पूछे केशव की कविताई। ठीक है, तो ध्यान रखें। देखते हैं आगे व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। आचार्य शुक्ल ने उनके संबंध में कहा है क्या? केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात कही है केशव दास के संबंध में। एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, जरा ध्यान दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके संबंध में कहा है, किसके? आचार्य केशव दास जी के संबंध में क्या कहा? केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि केशव दास जो थे उन्हें कवि हृदय मिला ही नहीं था, उनमें वह कवियों जैसी सहृदयता और भावुकता न थी जैसी अन्य कवियों में होती है, जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में, ये कह रहे हैं कि कवि कर्म में सफलता पाने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए होता है वैसा केशव दास को प्राप्त नहीं था। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के ही प्रेमी थे। ठीक है, इसी वजह से उनकी कविता में क्या है? क्लिष्टता पाई जाती है, और इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने उन्हें क्या कहा? उनकी कविता में क्लिष्टता देखते हुए शुक्ल जी ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा। किसे? आचार्य केशव दास को। ठीक है, तो बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। 84 वैष्णवन की वार्ता। कितने? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? तो ऑप्शन ए जीवन वृत्त है। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, वार्ता लिख रही हूँ सिर्फ, तो वैष्णवन की वार्ता ध्यान रखेंगे। ये क्या है? ये एक प्रकार के जीवन वृत्त हैं। ठीक है, ध्यान रहे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो गौर करें व्याख्या पर। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता का मूल रूप जीवन वृत्त है।
कृष्ण भक्त कवियों की जीवन वृत्त की चर्चा जिन ग्रंथों में है उसके नाम कुछ इस प्रकार हैं। तो किनकी चर्चा है? पहली बात ध्यान दें, कृष्ण भक्त कवियों की जीवन वृत्त की चर्चा मिलती है। तो गौर करेंगे, सभी पुस्तकें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से सुने। इन पांचों की पांचों पुस्तकों पे आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो ध्यान दे जरा, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी पुस्तक है? गोकुल नाथ की। फिर है 252 वैष्णवन की वार्ता, ये भी किसकी है? गोकुल नाथ की। फिर है ऑप्शन 3 भक्तमाल, ये किसकी है? भक्तमाल, तो ध्यान रहे नाभादास जी की रचना है। फिर है भाव प्रकाश, भाव प्रकाश किसकी है? हरि राय की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, हरि राय जी की रचना है भाव प्रकाश। फिर है वल्लभ दिग्विजय, वल्लभ दिग्विजय, ये किसकी रचना है? यदुनाथ जी की, ठीक है। तो ध्यान रहे 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ, फिर भक्तमाल नाभादास, फिर भाव प्रकाश हरि राय, फिर वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ, ठीक है। तो ये सभी कृष्ण भक्त कवियों की जीवन वृत्त संबंधी ग्रंथ हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कृष्ण भक्त कवियों के जीवन वृत्त संबंधी ग्रंथ, ठीक, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी गोकुल नाथ, ठीक है, गोकुल नाथ की रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर, किस पर? व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखक, भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। यह कथन भारतेंदु युग से संबंधित है। इस संदर्भ में कहा जाता है कि वे इच्छा किया, ध्यान से सुनना, कि वे इच्छा किया, आशा किया ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे और वाक्य विन्यास की सफाई पर उतना ध्यान नहीं रखते थे, पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी, मुहावरे के खिलाफ प्रायः नहीं जाती थी, ठीक है। एक बार फिर से सुने। तो दोस्तों ये बात हो रही है भारतेंदु युग की, ठीक है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भारतेंदु युग और उनके सहयोगी लेखक जानते हैं ना, भारतेंदु मंडल के लेखक, ठीक। तो भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी, यानी पूरी तरह से व्याकरण के नियम उन्हें नहीं आते थे। यह कथन भारतेंदु युग से संबंधित है। इस संदर्भ में कहा जाता है कि वे इच्छा किया, आशा किया, ठीक है, ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे, जबकि होना क्या चाहिए? इच्छा की, आशा की, ठीक है, कुछ ऐसे। और वाक्य विन्यास की सफाई पर उतना ध्यान नहीं रखते थे, यानी कि वाक्य हमें कैसे कहना चाहिए इस पर ध्यान नहीं रखते थे, पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी, ठीक है। भाषा तो हिंदी होती थी, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वह सटीक भाषा नहीं होती थी, ठीक है। मुहावरे के खिलाफ प्रायः नहीं जाती थी, ठीक है। तो ध्यान रखें, अगर आपको ध्यान हो तो भारतेंदु युग के बाद आया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का युग। उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादक के तौर पर काम किया था सरस्वती पत्रिका के लिए, और उन्होंने
उस समय के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों की, लेखकों की, ठीक है, भाषा को सही करने में यानी व्याकरण की दृष्टि से परिवर्तन लाने में, परिमार्जित करने में, परिष्कृत करने में, ठीक है, बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, अगर कुछ भी कमियां होती थी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वापस लौटा देते थे किसी भी कवि की रचना को। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सरस्वती पत्रिका भी। ठीक है, तो जो बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय, वह भाषा के परिष्कृत रूप के परिष्कार के रूप में ही देखने को मिला था। ठीक है, भाषा में बड़ा परिवर्तन किया था उन्होंने। ठीक है, लेखकों को सही ढंग से लिखना सिखाया, एक तरीके से कि किस तरह से हमें लेखन कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी बात है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।